साथियों नमस्कार जी। आरसीएम सबसे पहले तो आज जितने भी डायरेक्ट सेलर आरसीएम परिवार के जितने भी सदस्य आज हमारे साथ आ चुके हैं इस लाइव प्रोग्राम में, उन सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथियों, जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि ये जो सीरीज आज आप लोगों के बीच में है, सक्सेस स्टोरी ऑफ द आरसीएम लेजेंड्स, ये उन लोगों की स्टोरी है साथियों जिनको हम जब से इस सिस्टम में आए हैं तब से या तो देखते हुए आए हैं या फिर सुनते हुए आए हैं, या जिनको हम कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं, जिनके जो आरसीएम में किस तरह से आज काम करके अपने आप को सफल कर पाए, किस तरह से इस लेवल पे अपने आप को लाने में उन्होंने जो मेहनत की है, जो टाइम उन्होंने दिया है, वो सारी चीजें आज हमें देखने को और सुनने को मिलेगी। और साथियों, हम सारे लोग बहुत ही लकी हैं कि आज हम एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं जहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आज हमारे पास में है, सबसे अच्छे लीडर्स आज हमारे पास में है, जो हमें हर एक कदम के ऊपर ये सिखाते हैं कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को अगले लेवल पर लेके जा सकते हैं, किस तरह से हम अपने इस बिजनेस के अंदर नए मुकाम पर जा सकते हैं, किस तरह से हम अपने जो लक्ष्य है, अपने जो टारगेट है, हमने जो पिन डिसाइड किए जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, उस पर किस तरह से आसान तरीके से हम पहुंच सकते हैं। वो सारी चीजें आज वो हमें कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। और साथ ही साथ किस तरह से हर एक इंसान इस सिस्टम में आकर अपने आप को सेल्फ डेवलप कर सकता है, किस तरह से हर एक इंसान यहाँ पर आकर अपने आप को आर्थिक रूप से आजाद कर सकता है। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ इस प्लेटफॉर्म से सीखने को मिलती है साथियों। और कहा भी जाता है कि जब हम सफल लोगों की संगत में होते हैं, जब हम सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करते हैं और उनके जैसे काम हम करना शुरू कर देते हैं, उनके आचार विचार को हम अपने जीवन में ले आते हैं, तो वहीं से हमारी सफलता की जो है वो भी शुरुआत हो जाती है। हम भी बहुत ही जल्द और बाकी लोगों से पहले उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां पर हम जाना चाहते हैं साथियों। लेकिन उसके लिए हमें एक ही काम करना पड़ता है कि अपने आप को हमेशा उन लोगों की संगत में रखना पड़ता है, अपने आप को हमेशा उन लोगों से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रखना पड़ता है। वो जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो करना आज से पहले कर चुके हैं, वही सारी चीजें हमें अपने व्यवहारिक जीवन में लेके आनी होती है। और हम सारे लोग बहुत ही लकी हैं साथियों कि आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं जिनको जब आप सुनोगे तो वाकई में लगेगा कि इस सिस्टम में जो कहा जाता है कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका आर्थिक आप रूप से कैसे हैं, और इसी बिजनेस के अंदर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड और बाकी सारी चीजें कहीं मायने नहीं रखती। लेकिन अगर आपके पास में एक जोश है, एक जुनून है, और इस सिस्टम के साथ में पूरी तरह से अगर आप काम करने के लिए तैयार है, तो ये सिस्टम आपको वो सारी चीजें देता है जो आपने कभी सपने में भी ना सोची हो। तो वो सारी चीजें हकीकत में कैसे हो सकती है, कैसे एक साधारण इंसान अपने आप को असाधारण कैटेगरी में लेके जा सकता है, कैसे एक नॉर्मल बैकग्राउंड वाला इंसान अपने आप को एक हाई स्टैंडर्ड उस माहौल में लेके जा सकता है, कैसे एक इंसान जो अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करता है वो कैसे उन ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। तो वो सारी चीजें आज हमें देखने और सुनने को मिलेगी साथियों। आइए उनके बारे में जानने हैं, उससे पहले हम उनका एक प्रोफाइल वीडियो देखते हैं। प्लीज एक बार वीडियो प्ले करें।
साथियों, जैसा कि आपने देखा और सारे लोग आप जान ही गए होंगे कि आज हम जिस शख्सियत से मिलने वाले हैं, जिस लेजेंडरी पर्सन से मिलने वाले हैं, वो कौन है। तो साथियों, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसी शख्सियत है जिनको अगर मैं कहूँ तो एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर, स्टेट के अंदर सबसे पहले एक्टिव डायरेक्ट सेलर मैं कहना चाहूंगा। हो सकता है इनसे पहले भी बहुत लोगों ने ज्वाइन किया होगा, लेकिन आरसीएम में उस तरीके से काम नहीं कर पाए। लेकिन जब इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो इनको लगा कि वाकई में यही वो प्लेटफॉर्म है, यही वो बिजनेस है जो मेरे सपनों को पूरा कर सकता है, जहां से मैं हर वो मनचाही चीज प्राप्त कर सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा, और अपनी एक हार्ड वर्क और एक पूरी लगन और मेहनत के साथ में इस बिजनेस को खड़ा किया, और आज वो एक स्टार रूबी जैसी पिन पर है, बहुत ही शानदार, और जो लोगों की ड्रीम पिन होती है। साथियों, बताना चाहूंगा आरसीएम में आने से पहले अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे बिजनेस ट्राई किए। अगर हम बात करूं एलआईसी एजेंट की, मैं बात करूं फाइनेंस कंपनियों में भी इन्होंने काम किया, इन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस में काम किया, लेकिन वहां पे वो सफलता की दर इनको नहीं मिली। मेहनत वहां भी इनकी बहुत थी, लेकिन जब आरसीएम बिजनेस पहली बार इनके पास में आया और इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि इनको वहां से पता चल गया कि यही वो बिजनेस है, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से हर एक इंसान के सपने को साकार किया जा सकता है, हर एक इंसान को उस ऊंचाई पर लेके जाया जा सकता है जहां से वो सारी चीजों को अपने साथ जो लोग हैं उनको भी दे सके। और सही तरीके से इस बिजनेस में, हम जिसको कहते हैं डुप्लीकेसी का बिजनेस है, किस तरह से यहाँ पे सफलता को डुप्लीकेट किया जाता है, किस तरह से यहाँ पे सफलता को अपनी टीम के और बाकी लोगों को सक्सेस बनाने में किया जाता है, उसका एक जीता जाता उदाहरण आज हमारे बीच में है। तो मैं आप लोगों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ एमपी के एक बहुत ही छोटे कस्बे से निकलकर, एक साधारण परिवार से निकलकर, जिन्होंने पूरा अपना जीवन, शुरुआती जो टाइम था वो संघर्ष में निकाला, लेकिन जब इनके पास में एक अच्छा सिस्टम आरसीएम जैसा गया और उसके बाद में उनको इसकी पावर पता चली, उसके बाद में उन्होंने अपने विजन को बड़ा किया कि किस तरह से इसमें काम किया जाए। दिन रात पूरी तरह से मेहनत करके इन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया, और उसके बाद सिर्फ एमपी में ही नहीं, हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में आज उनकी टीम है, जहाँ पे लोग उनका जैसे बनने के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनसे मोटिवेट हो पाते हैं। और साथियों, जैसा कि मैंने बताया, इस सिस्टम में कहीं वो नहीं कहा जाता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आप किस परिवार से आते हैं, कुछ भी जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो आप इस बिजनेस में कितना बड़ा कर सकते हैं, आपके अंदर ये आरसीएम किस तरह से आ सकता है, किस तरह से इस आरसीएम को आप लोगों के दिलों में लेके जा सकते हैं। अगर ये जज्बा आपके पास में, ये जोश आपके पास में है, तो एक साधारण से साधारण इंसान भी यहाँ पे अपने आप को एक असाधारण व्यक्तित्व बना सकता है और बाकी लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकता है। तो आइए जानते हैं आज उन्हीं की कहानी, उन्हीं के द्वारा। तो आज हमारे स्पेशल लेजेंडरी पर्सन जो गेस्ट हैं, श्री दातार सिंह नरवरिया जी, जो कि एमपी से हैं और आज की डेट में भोपाल के अंदर वो बहुत वेल सेटल है, वहाँ पे आरसीएम का वंडर वर्ड भी वो रन करते हैं। तो आज आप देखेंगे साथियों कि पूरी तरह से 24/7 वो आरसीएम के लिए काम करते हैं, और लोगों को किस तरह से सक्सेस किया जाए, उन सारी चीजों पर आज काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों की जोरदार तालियों और एक्साइटमेंट के बीच में स्क्रीन पे इनवाइट करने जा रहा हूँ आज के हमारे लेजेंडरी शख्सियत दातार सिंह नरवरिया। सर प्लीज, वेलकम है आपका। अनम्यूट कीजिएगा सर प्लीज। थैंक यू भगवत जी। आवाज आ रही है सर? यस सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। आपने वाकई में आज मुझे इस नेशनल प्लेटफॉर्म पर जो मुझे समय दिया है, मैं सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू और धन्यवाद कहना चाहूँगा सर। और सर मैं कोशिश करूँगा कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में मैं अपनी इस आरसीएम की जर्नी के बारे में आप लोगों को बताऊं। तो साथियों, मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। सर DS नरवरिया मेरा नाम है, और भोपाल MP मध्य प्रदेश के पास में, भोपाल के पास में एक डिस्ट्रिक्ट है जिला विदिशा, वहाँ से पास में हमारा गांव है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। और साथियों, मैं एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा जब जन्म हुआ था तो एक किसान परिवार है छोटा सा। हम 4 भाई 1 बहन के माध्यम से हम लोगों की हमारी ज़िंदगी स्टार्ट हुई। बचपन में हमारे गांव में मिडिल तक स्कूल था, तो गांव में जब तक थोड़े से बचपन था तो पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई करना और खेती का काम करना। लेकिन साथियों, जैसे जैसे बड़े हुए, थोड़ा सा जब समझ आने लगी तो ये लगा कि अगर वाकई में अगर कुछ करना है तो हमें गांव से बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा, पढ़ाई के मामले में घर वालों की बिल्कुल कोई परमिशन थी, उन्होंने तो ये कहा कि अपन ने कुछ नहीं करना, अपन ने सिर्फ खेती करना है, पढ़ के भी क्या करेंगे। लेकिन साथियों, जब खेती का जो वर्कलोड होता है तो इतना हार्ड होता है कि
मतलब जो लोग करते हैं उस चीज़ को महसूस करते हैं, तो हमें ये लगा कि अगर हमने अलग कुछ नहीं किया, तो हमारी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी और आगे अपनी तो ठीक ही ठाक है, लेकिन हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन हो जाएगी, उनको भी कभी ज़िंदगी में कोई चांस नहीं मिलेगा। क्योंकि साथियों, गाँव का जो जीवन होता है, जो लोग रहते हैं, वाक़ई में वो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि बहुत ही संघर्षमय लाइफ़ रहती है और सबसे बड़ी बात, ज़िंदगी में कभी कोई चांस और मौके लोगों को मिलते ही नहीं है। लेकिन साथियों, ऐसी उसमें उधेड़-बुन मतलब हमें ये लगा कि हम कैसे भी करें, कुछ भी करके अगर हम नहीं निकल पाए, तो लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। तो ये सोच समझ के हम गाँव पे खेती करते रहे, पढ़ाई करते रहे, लेकिन इस उसमें रहे कि हमें कैसे भी करके मौका अच्छा घरवालों से जब कभी भी बात करें तो उनका सख्त मना था कि हमें कहीं नहीं जाना, हमें सिर्फ खेती करना है। तो साथियों, स्थिति ये बनी कि हमारे कुछ साथ के लोग थे, वो लोग कुछ शहरों में जाके अपने ढंग तरीके से कुछ भी करते थे, क्योंकि उन लोगों के पास खेती भी नहीं थी, तो उनको तो मजबूरी में वहाँ निकलना था। तो उन लोगों से बातचीत करने के बाद ऐसा लगा कि हाँ, ठीक है, आप लोग हमारे साथ चल सकते हो। तो हमने एक बार घर से परमिशन ली, तो उन लोगों ने जब परमिशन नहीं दी, तो हमने अपने ढंग से बगैर परमिशन के भी हम घर से बाहर निकल गए। वहाँ पे जाके देखा किया। तो साथियों, कुल मिला के बचपन में भी जब ऐज भी कम रहती है, पैसा भी आपके पास में नहीं रहता, सपोर्ट भी कहीं से भी नहीं मिलता, तो अपने ढंग से जैसा भी जो कुछ आदमी को नज़र आता तो करता है। तो साथियों, जिस एरिया में हम रहते थे, वहाँ पे एक टेली की दुकान थी, तो हम जो भी काम करते थे छोटा-मोटा और शाम को जाके उसके पास बैठते थे। तो हमें बचपन में ये लगा कि ये एक काम ऐसा है कि इसको अगर थोड़ा-सा सीख लिया जाए, तो अपन इसमें आराम से अपनी सी ज़िंदगी निकाल सकते हैं। तो साथियों, मैंने उस काम में इंटरेस्ट दिया और 1 डेढ़ साल के बाद स्थिति ये बनी कि हम उस काम को करने लगे। अच्छे ढंग से जब हम काम करने लगे, तो हम फिर लौट के वापस गाँव आए। गाँव पे जाके जब हमें लोगों को पता चला कि ये एक बहुत अच्छा काम करता है, तो लोगों हमें काम भी मिलने लगा। धीरे-धीरे करके स्थिति ये बनी कि लोगों ने हमें सलाह दी, "यार, आप तो काम बहुत अच्छा करते हैं, तो इससे अच्छा तो ये है कि आप किसी शहर में जाके बैठो आप।" तो हमारे गाँव के पास में एक तहसील पुलिस जगह थी, एक छोटा-सा कस्बा और एक मार्केट था। तो हमने कैसे भी करके व्यवस्था करके वहाँ पे एक दुकान ली और वहाँ पे जाके इस बिज़नेस को हमने शुरू किया। साथियों, जब आप जगह चेंज करते हैं, सब कुछ चेंज होता है तो नए लोग मिलते हैं, नई संगत मिलती है, तो वहाँ पे फिर हमें नए दोस्त मिले, उन लोगों ने फिर हमें मतलब कुछ सलाह दी कि यार ये काम आपका ठीक है, लेकिन ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आप कुछ अलग से भी प्रयास करो, ये आपका चलने दो जैसा जो कुछ भी चलता है। तो साथियों, उस बिज़नेस के साथ-साथ हमने कुछ और काम भी शुरू किए, धीरे-धीरे करके लोग मिलते गए, मानसिकता चेंज होती गई और एक समय ऐसा आया कि हम उस काम को छोड़ के हम जब तहसील प्लेस को छोड़ के डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे जब शिफ्ट हुए, तो उसी बीच में ये 10, 15, 20 साल का समय हमारा निकला। साथ ही 2003 में हम फिर कुछ नए लोगों के संपर्क में आए। उस बीच में हमारे साथ एक महाराष्ट्र अमरावती से एक किसी के थ्रू हमारे एक सज्जन थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो वो 2003 में इस बिज़नेस को करते थे। तो साथियों, पहली बार जब हम उनसे मिले तो उन्होंने हमें ये बताया कि आप इस बिज़नेस को कर सकते हो, ये आरसी बिज़नेस है, बहुत अच्छा बिज़नेस है, अगर आपने इसमें मेहनत की, तो आप इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। और साथियों, बिज़नेस के साथ-साथ उन्होंने बताया कि ये दुनिया का इकलौता एक ऐसा बिज़नेस है कि पहली बात तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, बस आपको सिर्फ़ काम करने के लिए तैयार होना है और अगर आपने इसको कर लिया, तो आपको रॉयल्टी जैसी इनकम मिलेगी। साथियों, रॉयल्टी का नाम सुनते ही हमें ये लगा कि ये रॉयल्टी हमने ज़िंदगी में पहली बार हमने इसका नाम सुना कि रॉयल्टी होती क्या है? तो उन्होंने जब हमें इस बारे में समझाया कि रॉयल्टी एक ऐसी इनकम है कि पहली बात तो हिंदुस्तान में कुछ गिने-चुने लोगों को मिलती है, उसमें आपका नाम आ सकता है और दूसरी बात जिस व्यक्ति को भी ये रॉयल्टी मिलती है, तो उसकी विशेषता ये है कि जब तक वो इस दुनिया में रहेगा, तब तक आपको रॉयल्टी मिलेगी और उन्होंने बताया कि देखो अमर तो कोई भी नहीं है, एक न एक दिन तो दुनिया को छोड़ के जाना है, लेकिन बाई चांस कभी अगर ऐसी पोज़ीशन आपके साथ बनती है, तो आपकी जो रॉयल्टी है वो आपके बच्चों के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो साथियों, ये बात सुन के हमें बहुत अजीब लगा क्योंकि हमने अपनी लाइफ़ में पहले कभी इसके बारे में ना सुना था, ना हमें किसी ने बताया। तो इसके लिए हमें ये लगा कि अगर ये वाक़ई में अगर ये रॉयल्टी जैसी इनकम हमें मिल सकती है, तो यार हम इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और फिर उन्होंने इस बिज़नेस के बारे में थोड़ा-सा शॉर्ट में बताने के बाद फिर उन्होंने हमें ये बताया कि सर अगर आप शाम को समय देते हैं, तो हम आपको और कुछ दिखाना चाहते हैं। तो हमने कहा क्या दिखाओगे आप? तो साथियों, वो जो है ना अमरावती से विदिशा आए थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे क्योंकि एक बार और हमारी पहले उनसे डिस्कस हुआ था, तब हमने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। लेकिन इस बार जब वो फाइल, स्टेटमेंट और कंपनी 2002 की सेकंड एनिवर्सरी की जो सीडी लेके आए थे, तो उन्होंने हमें ये पूरी फाइल के माध्यम से बिज़नेस दिखाया, सब कुछ दिखाया और शाम को उन्होंने फिर इनवाइट किया कि आप एक बार आके और देखें और समझें, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है।
हम शाम को 2-4 लोगों के, क्योंकि हमें तो अच्छा लगा और हमने डिसीजन ले लिया कि हम इस बिजनेस को करेंगे। और शाम को जब हम 2-4 लोगों के पास लेके उन लोगों के घर पे गए, तो साथी ये 2003 की बात है। उस टाइम पे ना तो मोबाइल थे, ना टीवी वगैरह चलते थे, वहाँ से वाकई का वैसा कुछ नहीं था। वीसीआर के माध्यम से एक हमें उन्होंने सीडी दिखाई, और सीडी में कंपनी का 2nd एनिवर्सरी का जो प्रोग्राम था, साथियों उस प्रोग्राम को देख के हमें वाकई में पहली बात तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में भी 10-15-20 साल से जो संघर्ष कर रहे थे, हम कभी भी 15-20-25 हज़ार रुपए पर मंथ को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उस सीडी में जब उन लोगों ने ये बताया कि हमें 1.5-2 साल हुए हैं आरसीएम बिजनेस करते हुए, आज मैं टेक्निकल पे हूँ, आज 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आती है, और इनकम प्रोजेक्शन के बारे में बहुत सारे लीडर्स ने जब स्टेज पे आके वो अपनी जब पूरी एक्चुअल पोजीशन दिखाई, तो हम जितने लोगों ने भी इस प्रोग्राम को देखा था, सारे के सारे लोगों के लिए, क्योंकि इसके पहले ना तो हमने कभी आरसीएम के बारे में सुना था, ना कभी रॉयल्टी के बारे में सुना था, लेकिन उस प्रोग्राम को देखने के बाद सारे लोगों को ये लगा कि यार इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे पहली विशेषता ये है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना कहीं कोई आपको किराए ऐसे कोई शॉप लेना है, ना कोई स्टम्प लेना है, बस इस प्लान को समझना है और तरीके से लोगों से बात करना है। और जब ये बिजनेस हमने स्टार्ट किया था, उस दौर में कंपनी के पास सिर्फ पैंट पीस के अलावा किट थी, और शायद एक आध दो कोई प्रोडक्ट थे, मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है, शायद 2-3 प्रोडक्ट से ज्यादा नहीं थे, तो वो प्रोडक्ट भी लेके आए थे, और वो कपड़ों की किट जो है बैग में जो लेके आए थे, वो सब कुछ दिखाया। तो ये प्रोग्राम देखने के बाद हमने ये डिसाइड कर लिया कि यार अब इस बिजनेस को करना है। और उनकी भगवत जी, उनकी एक बात और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो बार बार ये कहते थे कि सर अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो एमपी की शुरुआत आपसे होगी। तो हमने अपने आप से सवाल किया कि यार अपनी औकात तो एक डिस्ट्रिक्ट लाइक भी नहीं है, और ये एक एमपी स्टेट लेवल का वर्क है, तो हम इसको जरूर करेंगे। और भगवत जी, ये सोच के मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था कि यार हमने अभी तक की अपनी जिंदगी में इतने सारे काम किए हैं, सफल हुए नहीं हुए एक अलग बात है, इस बिजनेस में भी आप ये मान के चलिए कि हम 99% सफल नहीं होंगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा, हमने इतने सारे काम किए, एक और सही, लेकिन 1% अगर हम सफल हुए तो हमारी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा, हमारी खुद की लाइफ बदलेगी, हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। ये सब सोच के हमने ऊपर वाले का नाम लेके इस बिजनेस की शुरुआत की। साथियों, ये बिजनेस शुरुआती दौर में वाकई में मेरा बहुत संघर्ष रहा है, और संघर्ष का मेन कारण ये था कि एमपी की शुरुआत मैंने की थी, तो मेरी कोई अपलाइन नहीं थी। दूसरी बात, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, तो एमपी में कोई पिकअप सेंटर, हम जानते ही नहीं थे पिकअप सेंटर होता क्या है, ये सामान कहाँ से मिलता है। तो हमारी जो भी अपलाइन थी, उससे हमने बातचीत की कि ये कहाँ से कैसे लेके आते हो आप, हमें थोड़ा सा आइडिया तो बताओ, भविष्य में अगर हमें लाना पड़ा तो हम कहाँ से लेके आएंगे। तो उन्होंने बताया कि आप एक काम करिए, हमने जब वो सीडी की कॉपी उनसे ले ली, सीडी की कॉपी हमने 2-3 और कराई, सारे लिटरेचर जितने भी जो कुछ लेके आए थे, वो स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ लेके जब हमने बिजनेस शुरू करना शुरू हुए, तो हम जिसको भी बिजनेस दिखाएं, सीडी देखने के बाद हर व्यक्ति उसमें यस करे और हमें तुरंत पैसा दे कि ये 1500, क्योंकि उस दौर में ना तो ऑनलाइन वर्क नहीं था, तो कंपनी के कुछ फार्म्स वगैरह रहते थे, फार्म भी ओरिजिनल नहीं मिलता था, उसकी फोटो कॉपियां रहती थी। तो हम हर व्यक्ति को फोटो कॉपी दें कि आप इनकी फोटो कॉपी कराइए और लोगों की ज्वाइनिंग कराइए। तो ज्वाइनिंग के माध्यम से जो सीडी देखने के बाद तुरंत व्यक्ति एक्साइटेड होकर उसकी रजिस्ट्रेशन करवा दे, 1500 रुपए किट दे दिए। लेकिन अब स्थिति ये बनती थी कि फार्म तो तुरंत भर दिया, लेकिन आप किट कहाँ से ला कर दें, क्या किट एमपी में कोई पिकअप सेंटर्स नहीं था, हमारी कोई अपलाइन थी, हमारी अपलाइन अमरावती में बैठी थी। और उस दौर में ये था भगवत जी कि मोबाइल वगैरह नहीं चलते थे, वो सब लैंडलाइन फोन रहते थे, तो फोन से जब संपर्क करें तो कभी उन्होंने कहा निकल गए हैं, शाम को हम आपसे बात करा देंगे। तो कुल मिला के ऐसे करके बड़ी मुश्किल से हमारी हफ्ते में 1 आध 2 बार हमारी अपलाइन से बात होती थी, तो उनको ये बताया कि सर ऐसा-ऐसा मैटर है, इतनी जॉइनिंग हमारे पास है, इतने फार्म हमने भर लिए हैं, इतना पेमेंट है। तो वो ये कहते थे अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, आप अमरावती आ जाइए। अब अमरावती का मैटर जो रहता था, आप ये मान के चलिए कि विदिशा से कम 1200-1400 किलोमीटर। तो बड़ी मुश्किल करके, हिम्मत करके, कहीं बस का सफर, कहीं ट्रेन का सफर, कैसे भी करके हम एक आध व्यक्ति को साथ में लेके हम अमरावती जाते थे, वहां से हम सामान लेके आते। लेकिन भगवत जी, स्थिति ये बनती थी कि जो व्यक्ति एक बार अमरावती जाता था, वो दोबारा आके हाथ खड़े कर देता था कि यार चाहे वो बिजनेस हो चाहे नहीं हो, लेकिन मुझे अमरावती अब नहीं जाना। तो धीरे धीरे करके हमने 2-3 महीने तो हमने कैसे करके निकाल दिए। तीसरे चौथे महीने में फिर हमने अपने अपलाइन को फोन किया कि सर यार वो बिजनेस तो अच्छा, हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, ज्वाइनिंग भी हो रही है, लेकिन आप कैसे भी करके इसको थोड़ा सा मैनेज कराइए। तो भगवत जी, उनका ये कहना था कि यार वो बिजनेस तो मैंने बंद कर दिया, हमारी अपलाइन ने बिजनेस क्विट कर दिया। अब हमारे सामने और बड़ी समस्या खड़े हुए कि अभी तक तो हमें थोड़ा सा सीनियर से सपोर्ट मिलता था, अब वो कहने लगे कि यार मैंने तो इस बिजनेस को छोड़ दिया, अब आपको कैसे करना क्या है। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हमें ये लगा कि शायद अब हमारे लिए आरसीएम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि जैसे भी हमारी जो अपलाइन थी, उनके ऊपर जो अपलाइन थी, उनको जब ये पता चला
कि यार एमपी में बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, लेकिन प्रमोद जी ने बिजनेस छोड़ दिया है। तो उनने हमें डायरेक्ट कैच किया और उन्होंने हमें बताया कि आप लोग चिंता मत करो, प्रमोद जी भले ही आपके पास इसमें नहीं आ पा रहा है, आपका जो भी मैटर होगा, जो भी समस्या होगी, हम आपको हेल्प करेंगे, आप लोग काम करिए आप। तो हमें फिर थोड़ी सी हिम्मत हुई, फिर हमने काम शुरू करके जैसे तैसे करके एक आध बार फिर हम अमरावती गए। तो अमरावती जब भी हम जाए तब ये लगा कि यार इसको करना बहुत मुश्किल है और हम भी अंदर से विचलित हो जाए। फिर हमने हमारी अपलाइन से फोन किया, हम कहा सर अब तो ये काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बोले क्या दिक्कत आ रही है? मैंने कहा सर दिक्कत तो कुछ नहीं, हम काम करते हैं, हमें रिस्पॉन्स मिलता है, ज्वाइनिंग भी उड़ जाती है, लेकिन स्थिति ये बनती है कि अमरावती बार बार कौन जाएगा। आप तो एक काम करिए, अगर आप हमें विदिशा में पिकअप सेंटर या जो भी व्यवस्था आपकी है, अगर वो आप हमें करवा दें तो हम इस काम को आगे तैयार हैं, नहीं तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब हमारे जो भी अपलाइन थे, अपलाइन उनको ये लगा कि यार ये बिजनेस तो बहुत अच्छे तरीके से एमपी में स्टार्ट हुआ है, लेकिन अब इसको अगर नहीं संभाला तो ये बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने हमें एक सलाह दी कि बोला अच्छा नरबड़िया जी एक काम करिए, आप 50,000 की व्यवस्था कलेक्ट करिए आप। तो मैंने कहा सर उससे क्या होगा? तो बोले अगर आप 50,000 की व्यवस्था कर लेते हैं तो आपको हम एक पीयूसी दिला देंगे, फिर आपको कंपनी के से डायरेक्ट आपका जो भी पीयूसी, जो भी प्रोडक्ट या जो भी किट वगैरह चाहिए, आपको डायरेक्ट विदिशा आएगा, आपको अमरावती जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने उनको बताया, मैंने कहा सर हम 1500 लोगों से बहुत मुश्किल से लेते हैं, आप 50,000 की बात करते हैं। तो मैंने कहा सर ये तो बहुत मुश्किल है, ये हम नहीं कर पाएंगे, और आप तो कुल मिला के आप रहने दीजिए। हमने भी अपनी तरह से सोच लिया कि शायद ये हमारे नसीब में नहीं है। तो अब उनको जो है ना बहुत ज्यादा टेंशन, उनका लगा कि वाकई में अब ये खत्म हुआ बिजनेस। तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उनको कुछ एक ऐसा दिमाग में उनको एक आइडिया दिया, हमारी जो अपलाइन की अपलाइन थी, क्या उनने इस बिजनेस को संभाल लिया। उन्होंने हमसे एक बात बोला, बोले अच्छा नरबड़िया एक काम करिए, आप आपके पास 50,000 की व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं है, आप अब अमरावती बच जाइए। आप एक बात बताइए, अगर आपको विदिशा में हम सारी व्यवस्थाएं करवा के दें तो आप 1 महीने में कितनी ज्वाइनिंग उठा के दे सकते हैं? तो हम कहा सर आप अगर ये 2 कंडीशन हमारे से हटा दो कि हमें अमरावती नहीं जाना पड़े, हमारी सारी व्यवस्था अगर विदिशा में होती है, तो हम आपको कम से कम 20 से 25 ज्वाइनिंग 1 महीने के अंदर दे सकते हैं। तो बोले आप एक काम करिए, आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको अमरावती जाना, आपको सब कुछ विदिशा में मिलेगा, आप बिजनेस शुरू करिए। तो हमने अपने जो 3-4 लोग थे उनसे बैठ के बातचीत किया और उनसे कहा कि यार अपनी सारी समस्याएं खत्म हो गई, अब अपन को आरसीएम करना है। तो बोले कैसे हो जाएगी? तो हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा मैटर है, हमारी सर से बात हुई है, और उन्होंने ये कहा कि आप तो सिर्फ ज्वाइनिंग बढ़ाई है, आप 25-30 ज्वाइनिंग अगर इस महीने में निकाल लेते हैं तो नेक्स्ट मंथ में हम आपको विदिशा में सर्विस दे देंगे। तो जब सारे लोगों से मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने तैयार हो गए, बोले ठीक है सर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग जो है ना बिल्कुल फर्स्ट वीक में हमारी ये बातचीत हुई, पूरे महीने हम लोगों ने पूरी टीम के साथ हम लोगों ने वर्क किया। 20-25 तारीख के बाद वही लैंडलॉर्ड फोन पे, हमारे पास तो फोन भी नहीं था, हम तो किराए के मकान में रहते थे। तो हमारे मकान मालिक का नंबर हमने दे रखा था, तो उनने फोन किया कि नरबड़े ये क्या पोजीशन है? तो मकान मालिक ने बोला कि आपका कोई फोन आया था, हमने उनसे बात की, तो वही व्यास जी का फोन था। बोले सर क्या पोजीशन है? 20-22 तारीख हो गई। तो हम कहा सर इस समय 20-25 ज्वाइनिंग तो हमारे हाथ में है। बोले 20-25 हो गई आपके पास? मैंने कहा हाँ सर। तो बोले पेमेंट किसके पास है, वो फॉर्म किसके पास है? मैंने कहा हमारे पास है। तो बोले अभी एक काम करिए, 8-10 दिन और बचे, आप और पूरी ताकत लगा के और जितनी भी 10-15 ज्वाइनिंग और हो सकती है आप करिए। हम कहा ठीक है सर। फिर हमने और पूरी ताकत लगाई तो 10-15 ज्वाइनिंग हो रही। अब हमारे पास 30-35 ज्वाइनिंग्स हो गई, पूरा पेमेंट हाथ में, फार्म भी हमारे हाथ में, और 50,000 के आसपास हमारे पास कैश हो गया। फिर लास्ट डेट में जब उनका सर का फोन आया कि क्या पोजीशन है सर, तो हमने उनको बताया, उनका सर 30-35 से भी ज्यादा ज्वाइनिंग हुई। तो बोले पेमेंट किसके पास है? उनका हमारे पास है। तो वो तो 50,000 को भी के आसपास पेमेंट हो गया आपका? मैंने कहा हाँ सर। तो बोले अच्छा आप एक काम करिए, आप लोग भीलवाड़ा आ जाइए। तो हम कहा सर भीलवाड़ा क्यों? तो बोले भीलवाड़ा कंपनी का हेड ऑफिस है और हम आपको अब सीधा पिकअप सेंटर दिला दे। तो मैंने कहा सर ये है कहाँ भीलवाड़ा, हमने तो देखे नहीं है। बोले आप उसकी चिंता मत करिए, मैं भीलवाड़ा ही रहता हूँ, आप जो है ना मैं आपको सब आइडिया बताता हूँ कहाँ से कैसे आना है। बोले आप एक काम करिए, ट्रेन पकड़िए और कोटा पहुंचिए। मैंने कहा सर फिर? बोले कोटा से आपको बस मिलेगी जो आपको 3-4 घंटे में भीलवाड़ा पहुंचा देगी। मैंने कहा सर वहां जाके क्या करेंगे? बोले वहां जैसे ही आप भीलवाड़ा बस स्टैंड पर पहुंचो आप मुझे फोन करिए आप। तो हमने ठीक, हम कहा ठीक है सर। और बोले फार्म और पेमेंट सारे सब लेके आइए। तो भगवत जी हमने जो अपने एक दो व्यक्ति को साथ में किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा मैटर है, अब अपन को भीलवाड़ा चलना है। तो बोले ये कहाँ है? तो मैंने कहा ये राजस्थान में है, कोटा से कहीं आगे चल के है, और वहां पे कंपनी का ऑफिस है, अपन आप सारी व्यवस्था वहीं से करके आएंगे। तो ठीक है, हमने एक दो लोगों को तैयार किया भगवत जी, और ट्रेन पकड़ के हम कोटा पहुंचे। उनने जो हमारी अपलाइन थे उन्होंने हमें पूरा नक्शा बना के दिया था कि आपको ऐसे ऐसे आना। तो हम लोग कोटा पहुंचे, कोटा से हमने बस पकड़ी, बस से 3-4 घंटे का रास्ता था वहां से, तो बस से हम लोग भीलवाड़ा पहुंचे। हम 2:30-3 बजे के करीब हम भीलवाड़ा पहुंच गए। तो 3 बजे के आसपास जैसे ही हमने हमारी अपलाइन जो ब्यासी थे, हमने उनको फोन किया, उनका सर हम लोग भीलवाड़ा पहुंच गए हैं। तो बोले आ गए आप लोग? उनका हाँ सर। तो बस वो सीधे के बोले आप रुकिए मैं अभी पहुंचता हूँ।
तो हमारी जो अपलाइन थे वो सीधे बस स्टैंड आए, हमें लिया, हमें होटल पे रुकाया और होटल में बढ़िया खाना-वाना खिला-पिला कर सब कंप्लीट करके तो कह रहे वो फॉर्म ऑफ पेमेंट कहाँ है? तो मैंने कहा सर ये है हमारे पास। हमने उनको 50,000 से भी ऊपर कैश और वो सारे फॉर्म दिए। तो वो हमें लेके फिर आरसीएम ऑफिस हमें लेके गए। अपना जो आरसीएम का ऑफिस है फोर्ट रोड पे था, एक छोटी-सी बिल्डिंग में ऑफिस था। वो सारा सब कुछ उन्होंने हमें काउंटर बताया, यहाँ पे पेमेंट जमा होता है, यहाँ से किट मिलती है, यहाँ से फॉर्म मिलते हैं। पूरा सिस्टम सब कुछ दिखाने के बाद फिर हमें हमें उन्होंने टीसीजी से मिलवाया। तो टीसीजी से मिलने के बाद वाक़ई में जो 2-3 लोग हमारे साथ थे, हम पहली बार जब हम टीसीजी से मिले तो टीसीजी के कुछ विचार, कुछ उनकी जो बातें उनके जो कुछ भी हमें बताया, वाक़ई में भगवत जी दिलो-दिमाग पे सब कुछ ऐसा छा गया और इतना विश्वास हो गया कि अब हम इस बिज़नेस को बहुत बड़ा करेंगे। और वहाँ से उन्होंने बताया व्यास जी ने कि सर ये मध्य प्रदेश एमपी से आए हुए हैं और अभी ये 2-3-4 महीने से वर्क कर रहे हैं और अभी तक इनके पास ये पोज़ीशन है, आप पीयूसी लेना चाहते हैं, आप ये सारा सब। तो टीसीजी भी बहुत खुश हुई और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आप लोग काम करिए, अगर सही ढंग से आप लोगों ने काम कर लिया तो आपके सारे सपने आप लोगों ने जो सोचा भी नहीं होगा, वो सब कुछ आपके साथ में होगा। तो भगवत जी वहाँ से जब हम सारी सब कुछ स्थिति कंप्लीट करके जब हम विदिशा लौटे, तो हमने फॉर्म पेमेंट सब कुछ जमा कर ही दिया था। मैंने उनसे बोला कि सर दिलाइए आप हमें सामान, जो आपने पेमेंट जमा करा है। बोले आप चिंता मत करिए, आप घर जाइए आप। आपका सारा किट, आपका सामान आपका विदिशा पहुँच जाएगा। तो वहाँ से लौट के आके सारे के सारे बहुत जोर जुनून के साथ आए क्योंकि कंपनी का ऑफ़िस हमने देख लिया था। वहाँ का सारा स्टाफ, वहाँ पे जितने भी जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, मतलब कुल मिला के ये लगा कि अब हमारा ज़िंदगी का जो मकसद, जो लक्ष्य हमारे थे, अब सब पूरे हो जाएँगे। वहाँ से लौट के बस 4 से दिन 1 आध हफ्ते के अंदर वहाँ से ट्रांसपोर्ट से पूरा सामान आ गया और जैसे ही ट्रांसपोर्ट से सामान आया, हमने लोगों को बस दिखाना शुरू किया। इसके बाद अब एमपी का बिज़नेस स्टार्ट हुआ क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी समस्या थी कि सामान कहाँ से कैसे मिलेगा? तो अब विदिशा में हमने पहली डीपली विदिशा के बाद फिर हमने भोपाल को कैच किया। क्योंकि लोकल में जो लोग हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलते थे, तो भोपाल भी हमारा आना-जाना था, वहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर है और ट्रेन का हाईवे रोड है, तो वहाँ पे एमएसटी बना के हम विदिशा, वासुधा, भोपाल वैसे ही घूमा करते थे। तो हमने फिर भोपाल को लक्ष्य बनाया और भोपाल में आके फिर हमने बिज़नेस शुरू किया। भोपाल में जो हमारे परिचित लोग थे, उनको भी हमने बहुत लोगों को बताया। लेकिन स्थिति ये बना कि वो पहले इसके पहले भी कई कंपनियाँ जो पहले भी थी, आज भी हैं, तो हमने जिन लोगों को भी इस बिज़नेस को जॉइन करवाया वो सीडी के माध्यम से जो दिखाएँ, तो लोग 4 तो हो जाएँ, लेकिन वो लोग उस बिज़नेस को उतना सीरियसली ले रहे हैं। हमने जॉइनिंग कराने के बाद भी कम से कम 5-5, 6-6 महीने हो गए, लेकिन लोगों को रिस्पॉन्स ही नहीं मिले। मतलब कुल मिला के ना इतना परेशानी भी हो क्योंकि दिखाने के लिए कुछ नहीं, हमसे ऊपर कोई अप्लाई नहीं, हम किससे मिलवाएँ, क्या कराएँ? बस एक सीडी हमारे पास माध्यम थी। तो सीडी के माध्यम से वो 4-6 महीने जब निकल गए, तब ऊपर से बिज़नेस तो हो रहा है, लेकिन वो जो ग्रोथ हमें चाहिए, वो ग्रोथ हमें कहीं से भी नहीं मिले। फिर वो हमारे जो अपलाइन थे, उनसे फिर हमने बात की, तो बोले, "सर अच्छा एक काम करिए, मैं भोपाल आता हूँ, फिर अपन कुछ बड़ा करते हैं।" मैंने कहा, "ठीक है सर, मैं तो अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी बिज़नेस नहीं उठा।" तो बोले, "मैं भोपाल आता हूँ।" वो एक बार जब भोपाल आए, तो हमने 8-10 लोगों को मिलवाया, तो कुछ अच्छी पर्सनैलिटी भी थी, तो उनको लगा कि यार वाक़ई में अब भोपाल में भी बिज़नेस हो जाएगा। बस वो मिल के गए तो बार-बार फिर वही वहाँ जाके कि यार वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, आप थोड़ा-सा बात करिए, उनके साथ प्लान करिए। भगवत जी हम सब कुछ करें लेकिन इसके बाद भी जॉइनिंग तो कुछ हो जाए, लेकिन आगे बिज़नेस ना बढ़े। अब जो है ना एक हमारे लोकल के जो लीडर हैं भोपाल के एसपी सिंह करके नाम है उनका, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, वो भी इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ बहुत कुछ किया है। उनको मैंने बयासी से मिलवाया था, तो उन्होंने जब भी मेरे से बात करा तो वो ये किया है कि यार आप इनको स्टैंड कर दो तो आपका बिज़नेस हो जाएगा। भोपाल में हमने एक बार पीयूसी की व्यवस्था करवाई जैसे-तैसे करके, लेकिन बिज़नेस आगे ना बढ़ा तो बयासी ने मेरे से एक बात कहा कि बोले यार नरपत जी ये एक काम करिए आप, नागपुर में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है नेक्स्ट मंथ में। तो मैंने कहा सर उसके उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? बोले आपको उससे ये हो सकता है कि आपके जो भी लोग हैं, अगर आप लोग चाहो तो उनको नागपुर प्रोग्राम अटेंड करा दो और नागपुर जिन लोगों को भी लेके आओगे तो नागपुर में बीसीजी भी रहेंगे, केसीजी भी रहेंगे, मुकेश का जितने भी जो बड़े से बड़े टॉप सीनियर थे, क्योंकि ये 2003 की बात है। सर उस टाइम पे कहीं पे भी कुछ आर्चिन के नाम लोगों ने सुना था, लेकिन कैसा क्या है ना किसी को ज़्यादा बड़ी इनकम थी, ना किसी को रॉयल्टी थी, तो लोग उतना महत्व नहीं देते। तो उनसे मेरे से बोला कि बोले आप एक काम करिए नागपुर उनको लेके आ जाइए और इसके बाद फिर आपका बिज़नेस हो जाएगा। वो प्रोग्राम अटेंड करने लायक और बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है। तो मैंने कहा सर पहली बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति भोपाल से नागपुर अटेंड करने नहीं जाएगा। अब मैं पूरी भी ताकत लगाऊँगा इसके बाद भी कोई नहीं। बोले आप एक काम करिए, कोशिश करिए मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। तो मैंने कहा क्या रास्ता बताओगे? बोले आप पहले बात तो करो आप लोगों से। उनका ठीक है सर। मैंने बात की, मैंने कहा यार ऐसा-ऐसा मैटर है, अपन को नागपुर चलना है। तो लोगों के जवाब था, अरे यार मैं बोले आप क्या अपन ने कितनी सारी मीटिंग अटेंड की है, मीटिंगों से ऐसा कुछ होता नहीं है, आप तो रहने दो अपन देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। ऐसे करके उन्होंने टाल दिया। तो फिर दूसरे दिन में बताया, बोले आपने बता दिया? मैंने कहा हाँ सर मैंने बता तो दिया, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। बोले आप एक काम करिए आप,
आप उनसे बोलिए सामने वाले से कि यार अपन को 20 तारीख को अपने नागपुर चलना है और मैं अपना रिजर्वेशन करवा लेता हूँ, और इतना आपको तो उनका रिजर्वेशन कौन कराएगा? बोले साहब नहीं करवाना है, आपको सिर्फ बोलना है। मैंने कहा ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो बोल देता हूँ। तो मैंने सुबह उठ के, क्योंकि मैंने जिन लोगों को भी आरसी बिजनेस में ज्वाइन करवाया था भोपाल में, मैं डेली उन लोगों से एक बार बात करता था। उस टाइम पे मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन फोन था। तो सुबह घर से उठे 8 बजे के पहले पहले अगर किसी से बात कर ली तो ठीक है, नहीं तो लोग घर से निकल जाते। तो मेरी डेली रूटीन था कि 2-3 लोगों से मैं फोन पर बात करता था। तो मैंने सुबह उठते से ही जैसे बात की तो मैंने एसपी सिंह को फोन किया। मैंने कहा सिंह साहब, एक बहुत जबरदस्त काम ये है कि 20 तारीख के आसपास नागपुर में एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा है और अपन उसको अटेंड करने चलेंगे, और मैं आपका और मेरा मैं रिजर्वेशन कराऊँ। अरे यार बोले सुनो यार रुको, अभी रिजर्वेशन वगैरह मत कराओ, अपन देखेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं सुनना। मैंने इतना कह के मैंने फोन रख दिया। अब जो है ना, मैंने बता दिया ब्यासी को। मैंने कहा सर वो आपने जैसा कहा था मैंने बोल दिया। तो बोले उन्होंने क्या कहा? बोले सर उनका वो तो ये कह रहे थे कि अभी रुक जाओ, रजिस्ट्रेशन मत कराओ, अपन देखेंगे। तो बोले ठीक है, अब आपका काम हो जाएगा। बोले आप एक आध दिन का गैप देके फिर आप उनको फोन करो कि यार वो रजिस्ट्रेशन अपन ने करवा लिया और अपन ही नागपुर चलना है। तो मैंने कहा ठीक है सर। अब मैंने दूसरे एक आध दो दिन का गैप देके फिर इनको बोला। मैंने कहा यार वो सिंह साहब अपन को नागपुर चलना है और वो प्रोग्राम मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। बोले नहीं यार तुम यार समझते नहीं हो, एक तो बगैर पूछे रजिस्ट्रेशन करवाते हो, और अब ये है देखेंगे सोचेंगे। योग संयोग ये चला कि वो धीरे धीरे कर वो 20 तारीख आ गई। तो एक दिन फिर मैंने फोन किया। मैंने कहा देखो सिंह साहब, अगर रात में आप मुझे स्टेशन पर नहीं मिले तो मैं रात में 12 बजे आपके घर आ जाऊंगा और फिर आप जाना। तो अब उनको लगा कि यार अब तो चलना ही पड़ेगा यार, रजिस्ट्रेशन करवा ही लिया है, जबकि हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं कराया था। अब वो दिन आ गया जिस दिन ट्रेन सजाना, रात में 12 बजे 11 बजे विदिशा आती थी, रात के 12 बजे भोपाल पहुंचती थी और सुबह 7 बजे नागपुर पहुंचती थी। तो मैं ट्रेन में बैठा और मैंने बता दिया। मैंने कहा सिंह साहब मैं ट्रेन में निकल चुका हूँ, आप मुझे स्टेशन में मिलोगे। अरे यार तुम मानते नहीं हो, जिद करते हो, ये है वो है, कैसे भी करके आप ट्रेन से भोपाल आ गए। तो जो स्लीपर कोच रहता है ना, हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं कराया था। स्लीपर कोच के सबसे लास्ट की जो बोगी जनरल रहती है, हम उसमें जाके बैठ गए। तो अब जैसे ही स्टेशन आए तो एसपी सिंह आ गए भोपाल स्टेशन पे। बोले कौन सा कोच है यार? मैंने कहा जो सबसे लास्ट वाली जो स्लीपर कोच है ना, आप उस पे आ जाइए। तो बोले ठीक है। अब वो स्लीपर कोच पे आके खड़े गए, कौन सी बात है? मैंने कहा यार स्लीपर में नहीं है, अपन जनरल में चलना है। तो भड़क गए, बोले यार तुम तो कह रहे थे मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया आज ये वो। मैंने कहा अब जो कुछ है ठीक है, अब स्टेशन पे तो आ ही गया बंदा, आप तो वापस जा नहीं सकता। हमने पकड़ के जनरल में बिठा लिया। भगवत जी नागपुर का जो प्रोग्राम है वाकई में इतना ऐतिहासिक प्रोग्राम था कि एसपी सिंह वहां जाने के बाद इतना जबरदस्त चार्ज हुआ कि मीटिंग में जैसे ही लंच हुआ तो वहीं पे पिकअप सेंटर, वहाँ की व्यवस्था इतनी गजब की थी कि जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा था उसकी जस्ट बगल में पीयूसी था, बहुत बड़ा पीयूसी था। तो प्रोग्राम अटेंड करने के जैसे ही लंच हुआ तो ये प्रोग्राम से फ्री होने के बाद एकदम पिकअप सेंटर पे गए। मैं 2-3 किट और उठाई वहां से। 2-3 किट उठाने के बाद फिर प्रोग्राम अटेंड किया और बीसीजी से मिले और वहाँ भी जो भी हमारे अपना सीनियर्स वगैरह थे सबसे मिलने के बाद, इसके बाद जब इतना जबरदस्त तरीके से चार्ज और तैयारी करके लिटरेचर और किट लेके आए कि भोपाल में जब बिजनेस स्टार्ट किया तो फिर दूसरा पीवीसी भोपाल में हुई। कुल मिला के धीरे धीरे करके स्थिति ये बनी कि 1 साल 13वें महीने में जाके मेरी रॉयल्टी हुई। और रॉयल्टी का जैसे ही 20-25 हजार का चेक आया तो रॉयल्टी की स्थिति जो देख कर फिर लोगों के अंदर जुनून सवार हुआ। और आज स्थिति ये है भगवत जी, कभी कभार मैं लोगों को बताता हूँ वाकई में आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी में किसी टर्निंग पॉइंट से कम नहीं है। हालांकि जिस दिन इस बिजनेस को मैंने शुरू किया था उस दिन मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि आरसीएम बिजनेस से इतना सब कुछ मिल सकता है। आरसीएम आज मेरे लिए, ना मेरी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ है। और मैं लोगों से भी जब ये बात करता हूँ तो यही बताता हूँ कि आरसीएम एक ये मौका है, एक चांस है। अगर वाकई में हमने इसको अगर सही ढंग से कर लिया तो ये हमारी नहीं, हमारी आने वाली कई कई पीढ़ियां बदल कर रख देगी। तो साथियों, ये मेरे बारे में। अब मैं लोगों से जब मैं बिजनेस के बारे में बात करता हूँ तो मैं एक ही बात ये बताता हूँ कि आरसीएम बिजनेस को करना बहुत आसान है लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। भगवत जी, लोगों के साथ सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इसको सही ढंग से समझते नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने भी अगर सही ढंग से इस बिजनेस को एक बार समझ लिया जाए तो उस व्यक्ति की ये पोजीशन है कि वो दुनिया तो छोड़ने तैयार हो जाएगा लेकिन आरसीएम को नहीं छोड़ सकता। क्योंकि आरसीएम दुनिया का इकलौता एक ऐसा बिजनेस है जो 100% लोगों के लिए डिजाइन किया, और इसको अगर वाकई में सही ढंग से दिल से किया जाए तो सब कुछ अनलिमिटेड देता है। आज हमारे पास जितने भी जो भी बड़े से बड़े सीनियर्स हैं इन लोगों ने भी तो किया ही है, हमने आकर किया है। लेकिन स्थिति ये है कि लोगों को इसके ऊपर भरोसा नहीं होता, अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं करते, सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं करते, अपने ढंग से वर्क करते हैं, इसलिए लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते। हालांकि अब लोगों को समझने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, सिस्टम ही एक इस ढंग से मैनेज किया है
तो अब हमें लगता है कि आने वाले समय में वाक़ई में हमारे देश में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग को लेके अब लोग जागरूक भी हो रहे हैं। हम लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट और निवेदन करते हैं, लोगों को पास जितनी भी जो कंपनी से हर व्यक्ति की जो आईडी मिली हुई है, आईडी के बारे में मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आईडी के माध्यम से कंपनी ने जो हमें वाक़ई में पावर दी है, अगर हम किसी उद्योगपति से कम नहीं है, क्योंकि कंपनी ने आईडी के साथ आपको 500-700 प्रोडक्ट की डीलरशिप दी है। आप सोच के देखें, लेकिन लोग इसकी वैल्यू क्यों नहीं करते? क्योंकि ये हमें फ्री भी मिलती है। फ्री की चीज़ की लोगों को वैल्यू नहीं करते, लेकिन जिस लोगों ने भी इस बिज़नेस को सही ढंग से समझा है, आज उनके लिए ना उनकी फैमिली के लिए वरदान साबित है आरसीएम जैसा सिस्टम, आरसीएम जैसी स्थिति। आज अगर इसको कंपेयर किया जाए तो मुझे नहीं लगता भगवत जी कि आज हिंदुस्तान में कोई भी सिस्टम या कोई भी कंपनी इसकी बराबरी कर सकते है। मैं कैरियर के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ, तो भगवत जी इसका जो कैरियर मिलता है, वो दुनिया में आप इसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। जितने भी कैरियर हैं, ये सिर्फ़ जो व्यक्ति को मिलता है उसके लेवल का ही मैटर है, लेकिन उसकी अगर खुदा न ख़ास्ता अगर किसी के साथ कुछ होता है, तो उसकी फैमिली के लिए कहीं से कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम लोगों से एक रिक्वेस्ट निवेदन ये करते हैं कि जाने-अनजाने में भी अगर आप आलसी बिज़नेस को आ गए हैं, तो आप इसको ऐसे मत करिए। अपने आप को एक समर्पित की भावना बनाइए, टाइम के हिसाब से टारगेट बनाइए और अगर आपने लक्ष्य बनाया है और अगर वाक़ई में पूरे मन से वर्क करोगे, तो दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया को सफलता मिले, हमें ना मिले। देखिए, हमारी आरसीएम से कोई रिश्तेदारी नहीं है और लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। हमने अपने आप को डूब के बिज़नेस किया, इस पे विश्वास किया है, भरोसा किया है और आज जो लोगों के अंदर जो सबसे बड़ी जो वीकनेस है, उनको विश्वास ही नहीं होता। पहली बात तो खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, फिर सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं है, जबकि आरसीएम एक इतना साफ-सुथरा बिज़नेस है कि इसमें किसी के पास जाने के लिए कुछ है ही नहीं है, आने के लिए अपार संभावना है। तो साथियों, मैं लोगों से बस एक ही बात ये रिक्वेस्ट निवेदन ये कर सकता हूँ कि अगर आप वाक़ई में अपने बीवी-बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आज की डेट में इससे बेटर कोई प्लेटफ़ॉर्म ना है, ना होगा। और आरसीएम किसी से कुछ माँगता नहीं है। कोई भी लीडर किसी से कोई डिमांड नहीं करता, बस हम सब अगर आपसे चाहते हैं तो सिर्फ़ एक कमिटमेंट करते हैं। साथियों, आज की डेट में आरसीएम के पास कम से कम 600 से 700 प्रोडक्ट की रेंज है। हमारे ज़माने में आरसीएम के पास सिर्फ़ प्रोडक्ट हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट की एक रेंज है। अगर हम कीसोल की बात करें, तो कीसोल के प्रोडक्ट नहीं है, कीसोल की पूरी रेंज है। अगर हम शूज़ की बात करें, तो आज शूज़ नहीं है, शूज़ की पूरी रेंज है, टेक्सटाइल है। मतलब इतना सब कुछ दे दिया है कि जिसके बारे में शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते और आरसीएम के बारे में एक बात और हम लोगों को बताते हैं कि आरसीएम में शायद काम करने का इतना पैसा नहीं मिलता, जितना टिके रहने का पैसा मिलता है। जाने-अनजाने में अगर आप आरसीएम में आ गए हैं, तो कोशिश ये करिए कि पर डे कुछ अच्छा करें। आज जो कुछ भी करते हैं, कोशिश ये करें, कल हम उससे भी अच्छा करें। अगर 1-1% भी हम अपनी लाइफ में इसको सीखते गए, करते गए, तो बहुत बड़ा मैटर है और लोगों को एक बात और मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये दुनिया का इकलौता एक ऐसा सिस्टम है जो 100% लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, 100% लोगों के लिए। आप देखें हम दुनिया के अंदर मैं एक और लोगों से ये बात करता हूँ कि सर अगर एक सर्वे किया जाए कि हिंदुस्तान में कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं? अगर मार्केट में लोग झूठ बोल के बिज़नेस कर सकते हैं, तो क्या आरसीएम में हम सच बोल के बिज़नेस नहीं कर सकते? सर, आज की डेट में 600-700 प्रोडक्ट की रेंज है और पता नहीं कितने 100 प्रोडक्ट की और रेंज आने वाली है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सर, हिंदुस्तान में ऐसी कोई फैमिली, ऐसा कोई व्यक्ति रहता है, जिसके घर में नमक नहीं लगता, जिसके घर पे चाय नहीं लगती, जिसके घर में लोग कपड़े नहीं पहनते। ये सब कुछ हम कब से कर रहे हैं, कब तक करेंगे? बस एक एक डिसीज़न वाला मैटर है और आप लोगों के लिए अब कंपनी ने और सारे लीडर्स ने मिलके ऐसी तैयारी करके रखी है कि अब आने वाले 2, 4, 5 साल के अंदर वाक़ई में हिंदुस्तान के अंदर 10 से 15% लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा, उनको आरसीएम ही करना पड़ेगा। क्योंकि आज जो हमारे देश की स्थिति है, कहीं से भी कुछ भी आप कितनी भी बड़ी से बड़ी डिग्री ले लो, लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। लोग बिज़नेस भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लोग इतने सक्षम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। आरसीएम दुनिया का एक इकलौता ऐसा बिज़नेस है, जिसमें आपको कुछ लगाना नहीं है। अगर लगाना है, तो सिर्फ़ तन, मन, धन लगाना है। धन की तो ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ़ मन लगा के अगर आपने इस वर्क को किया, तो आप देखें आपके लिए क्या हो सकता है। भगवत जी, ये दुनिया का एक ऐसा सिस्टम है जो 100% लोगों के लिए डिज़ाइन किया। अभी अगर आप सर्वे करेंगे तो अभी 1% लोगों को भी आरसीएम समझ में नहीं आया है। 1 आध परसेंट के करीब अभी लोग इसको इन्वॉल्व हुए हैं। आप जब 1 आध परसेंट लोगों के करने से इतने बड़े अचीवमेंट, इतनी बड़ी संभावना के साथ जो लोगों के लिए दिखाया जा रहा है और अब 2, 4, 5 साल के बाद जो स्थिति बनेगी, अगर 15 से 20% लोग जब आरसीएम बिज़नेस में आ गए, तब बिज़नेस का क्या रूप होगा? हकीकत में टीसीजी ने जो बताया था कि अभी आरसीएम
वो स्थिति में नहीं है। लेकिन अब जो टीसीजी की बातें जो सुनते हैं, अब जो उनकी तैयारी लगती है, तो हकीकत में ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। लोग आरसीएम करना जरूरी नहीं, मजबूरी हो जाएगा, इतनी जबरदस्त तैयारी है। तो हम भगवत जी बस लोगों के, हमारा फर्ज है, क्योंकि हमने अपने आप को आरसीएम के लिए समर्पित कर रखा है। अब जब तक ये लाइफ है तब तक सिर्फ आरसीएम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी बात, हमने जब शुरू किया था तब भगवत जी हमारे सपने थे, हमारे लक्ष्य थे, हमारे टारगेट थे। अब तो हमारी, हम मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे ज्यादा बड़े सपने नहीं थे भगवत जी। जितना हमने सोचा था, ये हमने कभी कल्पना नहीं की थी आरसीएम से हमें इतना कुछ मिलेगा। अब जो हमारी सोच थी उससे कहीं ऊपर है। अब तो हम बस, अगर हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमारी दिल की इच्छा ये होती है कि जो कुछ हमारे पास है हम सब कुछ इनके लिए ट्रांसफर कर दें, और हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। बस ये है कि आप लोग अपने तरीके से सबसे काम करें, क्योंकि आरसीएम बिजनेस की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हाँ, अगर आप सिस्टम के भरोसे, सिस्टम पे अगर समर्पित होकर अगर आप काम करते हैं, तो साथियों इसको 2 4 5 साल ही सिर्फ आपका रोल रहता है। इसके बाद आगे चल के सिस्टम वर्क करता है और सारे रिटर्न बेनिफिट हमें आपको सबको मिलने लगते हैं। तो भगवत जी मैं बस अपने तरीके से कोशिश यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को सिस्टम के भरोसे करें, सिस्टम को समर्पित करें। और एक बात और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को इन चीज़ों पर विश्वास और भरोसा नहीं होता, भगवत जी आपने सुना होगा, कुछ लोगों को पैसा कमाने का जुनून सवार होता है, वो लोग विदेश भागते हैं। मैंने कई बार मीटिंग सेमिनार्स में ये बोला हुआ है कि शायद विदेश में भी लोग इतनी अच्छी पैसा, इतनी अच्छी लाइफ़स्टाइल नहीं ले पाते, जितना मैं विदिशा में रह के इस बिज़नेस के माध्यम से मुझे मिला हुआ है और मैं मैनेज करता हूँ। तो साथियों सभी से बस एक ही बात है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ करें, लेकिन साइड में अगर ज़िंदगी में आपने एक स्टेपनी के तौर पे भी अगर आरसीएम को मैनेज कर लिया, तो मैं ये दावा करता हूँ कि 1 आध 2 साल तक ही आपके लिए स्टेपनी कहलाएगी। लेकिन दिल से अगर आपने आरसीएम को मैनेज कर लिया, तो आगे चल के आप जो कुछ भी करते हैं वो आपके लिए स्टेपनी होगा और ये आपके लिए मैन में आ जाएगा। क्योंकि 1 आध % लोगों के साथ अगर बिज़नेस करने से इतनी बड़ी अपार संभावना, इतने बड़े अनलिमिटेड टर्नओवर और इतनी अच्छी इनकम लोगों को, इतनी अच्छी लाइफ़स्टाइल अगर लोगों को मिल रही है, तब आने वाले समय में तो हमारे देश की स्थिति है कि लोगों को जब 10-15% लोग जब इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो लोगों को कैसा करियर मिलेगा, कैसी लाइफ़ मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति जिस एरिया में रहता है, उसी एरिया में रहकर उसको वर्क करना और अपने लोगों को सिर्फ़ समझना, इसमें लोगों को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आज किसी से भी बात करो, अगर आप बिल्कुल भी उसको वाई फेस नहीं जानते, आप पीछे से भी अगर आप उससे बात करेंगे, तो वो बस ये है कि आपके पास उसमें नॉलेज होना चाहिए। और साथियों मैं लोगों से बस एक ही बात कहूँगा, आरसीएम को जब तक हमें कुछ जानकारी नहीं होगी, हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम आरसीएम को काम नहीं कर सकते। और जानकारी, नॉलेज के लिए भी मैं लोगों से एक बात भी ये बताता हूँ कि इतनी बड़ी जानकारी, इतना बड़ा नॉलेज हर व्यक्ति नहीं ले सकता। लेकिन शॉर्ट में एक उदाहरण के माध्यम से मैं लोगों को बताता हूँ। जैसे अगर चावल हमारे घर में बनते हैं, तो हमें उन्हें टेस्ट करने के लिए 2 4 5 चावल टेस्ट करते हैं कि ये सब पके हैं कि नहीं पके। सारे चावल को टेस्ट नहीं किया जाता। ऐसे ही आरसीएम बिज़नेस एक समुद्र है। इसके इतनी बड़ी रेंज है कि हम सारे प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं रखते, लेकिन 5-10 प्रोडक्ट का तो हम नॉलेज रखते हैं। 5-10 के अगर हम वाक़ई में सही तरीके से हम लोगों को डेमोंस्ट्रेट करके अगर हम प्रैक्टिकल करके बताएँगे, तो सामने वाले को भरोसा होता है कि यार अगर आपके 10 प्रोडक्ट सही हैं, तो वो 100 प्रोडक्ट भी सही होंगे। तो ये विश्वास का एक मैटर है। सबसे पहले अपने आप के ऊपर भरोसा करें एक, और लोगों में विश्वास जीतें, लोगों को प्रोडक्ट यूज़ कराएँ। क्योंकि आज देखिए हमारे ज़माने में जब हमने आरसी बिज़नेस शुरू किया था, उस टाइम पे ना इतने सिस्टम थे, ना इतनी बड़ी रेंज थी। हमारे ज़माने में डायमंड क्लब नहीं हुआ करता था भगवत जी, हमारे ज़माने में डिस्प्ले वॉल नहीं हुआ करती थी। आज लेकिन लोगों ने कंपनी ने लोगों के हाथ में इतने बड़े पावर दिए हैं, अगर तरीके से वाक़ई में हम सिस्टम को फ़ॉलो करें, तो आज की डेट में बिज़नेस करना बहुत आसान होता है। आज इतनी बड़ी रेंज, डिस्प्ले वाले एक ऐसा मैटर है, भगवत जी जिन लोगों ने भी डिस्प्ले वाल खोल के रखी है, आप ये मान के चलिए कि डिस्प्ले वाल खुद काम करती है। लोगों को काम कम करना पड़ता है, डिस्प्ले वाल खुद काम करती है। कैसे? मान के चलिए अगर आपके घर में डिस्प्ले वॉल रखी है और आपके घर में कोई भी अगर गेस्ट आता है, तो सबसे पहली नज़र उसकी डिस्प्ले वॉल के ऊपर पड़ती है। तो वो खुद बात करता है कि सर ये क्या मैटर रखा है? क्योंकि पहले जब वो आया तो ना तो उसे कभी आरसीएम के प्रोडक्ट देखे, ना कभी डिस्प्ले वॉल देखी है। डिस्प्ले वॉल देखने के बाद आदमी खुद पूछता है, अगर आपने उसको सही ढंग से अगर सारे क्वेश्चन और सारे संतुष्टि अगर दे दिए, तो आदमी खुद एडजस्ट होगा। क्योंकि दुनिया का एक इकलौता सिस्टम ऐसा है कि किसी भी एंगल से देखें, 100% लोग रिलीजन किया, 100% लोग कपड़े पहनते हैं, 100% लोग नमक खाते हैं, 100% लोग पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये एक अलग स्थिति है, बशर्ते ये है कि
हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर हर व्यक्ति को अपने आप पर भरोसा है, सिस्टम पे भरोसा है, अगर विश्वास आपने कर लिया, तो सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और जब तक हमारे पास लक्ष्य नहीं होंगे, तब तक आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। लेकिन आरसीएम को शुरुआत करने में लोगों के साथ जो स्थिति बनती है भगवत जी, कि लक्ष्य तो उनको नजर नहीं आता, उनको समस्याएं नजर आती हैं। और भगवत जी, लोगों से मैं एक बात करता हूँ कि आप दुनिया में मुझे कोई भी ऐसा काम बताइए कि जहाँ पे अचीवमेंट हो और समस्या ना हो। लेकिन एक बात मुकेश कोठारी जी कहते हैं सर, कि आपके पास अगर भले ही हजारों समस्या है, लेकिन अगर आपने एक समस्या और इसको अगर मैनेज कर लिया, आरसीएम भी किसी समस्या से कम नहीं है। अगर आपके पास है तो ये भी एक समस्या है, लेकिन इस समस्या को अगर आपने सेटिंग से मैनेज कर लिया, तो आने वाले 2 से 4 साल के अंदर आपकी सारी समस्या खत्म कर देगा। सिर्फ एक ही समस्या बचेगी, वो बचेगी आरसीएम। तो साथियों, मैं लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट और निवेदन ये करता हूँ कि यार, जब हम इतनी सारी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, तो इस समस्या को क्यों ना फेस किया जाए। और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप सर्च करके देखें, जिन लोगों ने भी इसको दिल से चाहा है, उनके एक ऐसी लाइफ गिफ्ट मिली है, जिसके बारे में जब भगवत जी, कभी कभार जब हम अकेले होते हैं ना, हमको खुद को वाकई में मतलब ऐसा लगता है, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं, विश्वास नहीं होता। और एक एक अजीब इन चीजों को किसी से शेयर नहीं किया जा सकता। तो मैं लोगों से बस एक ही बात ये कहता हूँ कि हमें जिंदगी जीने के लिए मिली है। जिंदगी को अगर बाकी में सही ढंग से जीना है, तो आरसीएम से बेटर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पे आपको जिंदगी जीने के जो तरीके और जो एजुकेशन, जो नॉलेज, जो संगत जो मिलती है, वो दुनिया में, मेरी आज 60 के आसपास मेरी एज है भगवत जी। बाकी में मैंने अपनी लाइफ में ऐसा ना कहीं देखा ना कहीं सुना। हमें लाइफ का महत्व समझ में आया कि वाकई में लाइफ होती क्या है। अदर क्षेत्र में देखो, आप जो भी वर्क है, जो भी बिजनेस है, आप सुबह से शाम तक वर्क करेंगे, लेकिन आपको कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, या आपकी लाइफ के बारे में या आपकी फैमिली के बारे में कहीं कोई नहीं सोचता। लेकिन आरसीएम की एक एजुकेशन में मिलती है कि हमें एहसास होता है कि वाकई में भगवत जी, हम बहुत लकी हैं, हम अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि जाने अनजाने में आरसीएम बिजनेस जैसा सिस्टम हमें मिला, जो इतना पवित्र और इतनी बड़ी उम्मीदों के साथ इसको जो बनाया है। और अब जो तैयारी है, बाकी में अभी हम सिस्टम के माध्यम से ये जो देख रहे हैं ना, भगवत जी, मैं एक बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे जो आपको याद होगा, टीसी जी ने का जो एक गाना है, आने वाला कल कैसा होगा, जब घर घर में आरसीएम होगा। और हकीकत में ये होना है, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्योंकि अब जो उनकी जो टीसी जी के माध्यम से जो भी हम सुनते हैं, बहुत अटल प्रतिज्ञा है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने अपने आप को सिस्टम के समर्पित कर रखा है। और हम लोगों के साथ भी यही है भगवत जी। अब हमने अपने आप को बिल्कुल सिस्टम के समर्पित, हम अगर कभी लोगों से मैं चर्चा करता हूँ कि हम लोगों की एक ऐसी स्थिति है भगवत जी, जैसे मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती। हम लोग भी इसी स्थिति में हैं। हम सिर्फ आरसीएम की वजह से, आरसीएम के बल पे ही हम लोग जिंदा हैं। हमें लगता है कि वाकई में हम बहुत लकी हैं, जो करोड़ों लोगों की जो स्थिति है, हम बहुत लकी हैं कि ऊपर वाले ने हमें आरसीएम के लिए चुना है। और हमें लोगों के लिए, आज हमारे साथ में जितने भी लीडर हैं, वाकई में उन लोगों को देख के हमें बहुत खुशी होती है। और नए लोगों के साथ मिलते हैं, तो हम उनसे भी एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि यार, आप जो कुछ भी करते हो सब कुछ करो, लेकिन इस सिस्टम को ऐसे मत करो। आप आज आने वाले समय में आप देखें, आप 2025 के बाद क्या स्थिति बनती है। तो भगवत जी, मैं बस आपसे बस एक रिक्वेस्ट और निवेदन यही करूंगा कि ये मेरा परिचय था, ये मेरी जर्नी थी। हालांकि संघर्ष में रही है, और मैं तो ये समझता हूँ कि शायद हर व्यक्ति का लाइफ ही बहुत संघर्ष है। लेकिन यहाँ की स्थिति है कि यहाँ का संघर्ष जिंदगी भर का नहीं रहता। हमने जो भी अभी तक किया है, हमें अपना बहुत संतुष्टि मिलती है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हम बहुत कुछ करेंगे। तो भगवत जी, थैंक यू। मैं आपसे बस उम्मीद करूंगा कि इस बिजनेस को आगे, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। थैंक यू। जय अर्चित। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो मैं वाकई में आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने आज अपनी स्टोरी शेयर की है, हमारे आरसीएम परिवार के हर एक सदस्य के लिए ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक प्रेरणा देने वाली स्टोरी होगी। क्योंकि साथियों, हम सारे लोगों को पता है कि हम किसी भी बिजनेस में हो, हम किसी भी क्षेत्र में हो, हम किसी भी व्यवसाय में हो, अगर वहां पे हमें समस्याएं नहीं आ रही है, वहां पे हमें चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो शायद हम कहीं गलत ट्रैक पे हैं। और आज आरसीएम एक ऐसा नाम है हमारे बीच में, जहाँ पे हर एक इंसान अपने आप को आके यहाँ पे सफल बनाना चाहता है, लेकिन वो सफलता
आपसे क्या बलिदान मांगती है वो सफलता, आपसे क्या चैलेंजेस मांगती है वो सफलता, आपसे कितना आपका पेशेंस है वो देखना चाहती है। क्योंकि कहा जाता है ना कि भगवान हर किसी को सफलता नहीं देता, इसके लिए वो चेक करता है कि वो वाकई में वो चीज लेने लायक है या नहीं है, जी उसके सर। पात्र है या नहीं है। तो वो सारे चेकलिस्ट यहाँ पे लगी होती है, और वही चीजें यहाँ भी इस बिजनेस के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं अपनी चेकलिस्ट को साबित करना होता है साथियों। तो आज जिस तरह से सर ने बताया, आज हमारे अगर मैं बात करूं आज की डेट में जितने भी हमारे डायरेक्ट सेलर इस सिस्टम में हैं, वो बहुत जल्दी अपना धैर्य खो देते हैं, अपना बहुत जल्दी अपना पेशेंस खो देते हैं, वो इंतजार करना पसंद नहीं करते हैं साथियों। लेकिन सक्सेस हमेशा थोड़ा सा समय मांगती है, थोड़ा सा बलिदान मांगती है, आपका हार्ड वर्क मांगती है, आपका पेशेंस मांगती है। अगर वो सारी चीजें आपके अंदर हैं तो आज हमने देखा और सुना है कि जिस तरह से नरवरिया सर ने अपनी स्टोरी बताई है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आप किस प्लेटफॉर्म से हैं, आपका एजुकेशन लेवल क्या है, आप अच्छे वक्ता है या नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर आरसीएम है, आप में उसको करने का जुनून है, आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं, और अगर आप वाकई में अपने सपनों तक जाना चाहते हैं और उस पर बिलीव है, अगर वो सारी चीजें आपके अंदर हैं, तो आपको वहां तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपका अपलाइन बिजनेस छोड़ जाए, चाहे आपकी डाउनलाइन आपके साथ आप कनेक्ट ना कर पाए, लेकिन कोई ना कोई ऐसा रास्ता आप लोगों के बीच में मिलता है जो उस समस्या से आपको निकालता है, उस चैलेंज से आपको बाहर निकालता है, और फिर आपको नए सिरे से एक नए विजन के साथ काम करने के लिए तैयार करता है। जैसा सर ने भी बताया कि बहुत बार उनको भी ऐसा लगा शुरुआती दिनों में, जब बहुत सारे चैलेंज आ रहे थे कि इस बिजनेस को क्विट करना देना चाहिए, ये हमारे लायक बिजनेस नहीं है। लेकिन उन्होंने वहां पे क्विट नहीं किया, उन्होंने वहां पे हर एक चैलेंज का समाधान ढूंढा। जो भी एक्टिव अपलाइन थे जिनसे इनकी बात हो सकती थी उनसे बात की, प्रोडक्ट्स नहीं थे तो प्रोडक्ट अवेलेबल कराएं। आज जैसा सर ने बताया, डिस्प्ले वॉल के माध्यम से हर एक डायरेक्ट सेलर के पास में आज बिलिंग का अधिकार है, प्रोडक्ट लोगों को दे सकता है, इंस्टेंट वो सारी सर्विसेज दे सकती है। सर ने बिजनेस उस समय चालू किया था जब एमपी के अंदर कोई प्रोडक्ट देने वाला नहीं था, कोई पिकअप सेंटर नहीं होता था, लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरे स्टेट से लाके लोगों को सर्विसेज दी, प्रोडक्ट अवेलेबल कराए, उसके बाद में हर तरीके से वो सारी चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, और उसी का आज वो वजह है, वही रीजन है कि आज स्टार भी जैसी पिन के ऊपर है। और सर एक चीज पूछना चाहूंगा, जब आपने 13 महीने बाद में अपनी रॉयल्टी अचीव की थी, उस टाइम जी आपका सर। लोगों को क्या मैसेज, सर आपको क्या फील हुआ था? सर ये लगा था कि शायद ये वाक़ई में हम बहुत लकी हैं अपने आप में। रॉयल्टी जैसी इनकम हमें विश्वास नहीं हुआ सर कि हमारे पास रॉयल्टी आई। और सर रॉयल्टी का ही कमाल है सर कि आज पूरी एमपी में तहलका मचा हुआ है। हमारे साथ जितने भी लोग थे, कभी किसी ने रॉयल्टी के बारे में सुना था, मिलती है, लेकिन किसको मिलती है शायद हम लोग कभी उस लायक नहीं थे। लेकिन ये ऊपर वाले का लाख-लाख शुक्र है, आरसीएम जैसा महाअभियान हम लोगों के हाथ में आया और इसके माध्यम से हमने खुद ने तो रॉयल्टी ली है, लेकिन आज सैकड़ों लोगों के घरों में रॉयल्टी की इनकम जा रही है। हमें आप में बहुत सुकून मिलता है। वाक़ई में हम आरसीएम को पाके हमारी पीढ़ियों तक बिल्कुल सफल हो गए भगवत जी। हमें बहुत एक एक ऐसा मतलब महाअभियान मिला है कि जिसकी हम हमारे पास शब्द नहीं है हम इस अभियान को। हम बिल्कुल अपने आप को बहुत भाग्यशाली, बहुत सौभाग्य समझते हैं कि आरसीएम हमें मिला है और हमने अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर रखा है, क्योंकि इसके माध्यम से लोगों से जो हमें बातें, जो दुआएँ जो मिलती हैं, वो शायद हमें कहीं नहीं मिल सकती। सबसे अच्छी बात ये है कि ये दूसरों के लिए वर्क करने का सिस्टम है, इसलिए बहुत ही खूबसूरत बहुत मौका है। और आज हमारी टीम में ऐसे बहुत लोग हैं सर। और अभी स्थिति क्या हो रही है भगवत जी कि जो इसके लायक है, वो इसकी केयर नहीं कर रहा है, और जो लायक नहीं है, वो रात और दिन नहीं कर रहा है। और अभी अभी तक हकीकत में यही हुआ है। जितने भी टॉप सीनियर्स हैं, आप सबकी हिस्ट्री उठा के देखिए। लेकिन अब हमारे ग्रुप में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अब बड़ी-बड़ी हस्तियों को ये सिस्टम अब समझ में आ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल का मैटर यहाँ नहीं। असल में लोगों की सोच ये है ना कि हम सिर्फ आस-पास की नज़र से देखते हैं। और मुझे ऊपर वाले का लाख-लाख शुक्र है कि वो सब कुछ दिया। भले ही मैं विदिशा में रहता था, लेकिन एमपी लेवल का जब नाम आया, तो अपने आप ने हिम्मत किया और ये सोच के शुरू किया था भगवत जी कि यार 99% हम सक्सेस होंगे, लेकिन हम अगर ऐसी बात है तो हम पूरी ताकत लगाएँगे। और ऐसा होता ही नहीं है। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हो, दिल से अगर पाओगे, तो ऐसा नहीं होता सर। तो ये सब कुछ हमने प्रूव किया है और हम बहुत लकी हैं सर, आपने हमें हमें समय दिया। वाक़ई में हम बहुत ऋणी रहेंगे सर आपके। थैंक यू सर। जी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ये पूछना चाहूंगा सर कि जब आपकी पहली रॉयल्टी आई और उसके बाद में जब आपकी टीम में पहली रॉयल्टी आई, पहला टेक्निकल आएगा, तब वो उन लोगों के साथ जो आपकी फीलिंग थी, उन लोगों की जो फीलिंग थी, वो बिल्कुल, कैसी थी बिल्कुल। सर? यही तो मैं बता रहा हूँ कि सर वो लोगों को विश्वास हो गया, क्योंकि मैंने जब शुरू किया था तब तो किसी को पैसा आता ही नहीं था। बाहर के कुछ लोगों को हमने चेक और वो स्टेटमेंट दिखाते थे। बाहर के कोई चौहान साहब करके रॉयल्टी अचीवर थे, अकोला से। उनकी स्टेटमेंट हमारे पास आए थे, वो स्टेटमेंट दिखाते थे। लेकिन जैसे ही मेरी जब रॉयल्टी आई, तो मेरी
25,000 के कुछ का पहला स्टेटमेंट है मेरे पास। भगवत जी, आज भी मैं फाइल लेके चलता हूँ। पहला स्टेटमेंट 330 का है और 24 महीने के अंदर मेरा जो 24वें महीने का जो चेक है वो 2 लाख से भी ऊपर का चेक है। 24 महीने के अंदर लोगों की जिंदगी निकल जाती है, कभी 2 लाख को क्रॉस नहीं कर पाते। वो स्टेटमेंट आज मेरी जो फाइल है, कभी समय मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले जब मैं फील्ड में जाता था तो मेरी फाइल लेके चलता था मैं। 13वें महीने में रॉयल्टी, 18वें महीने में टेक्निकल और 24 महीने में एमराल्ड हुआ था। और एमराल्ड में भी 2 लाख से ऊपर का चेक आया था। एक शायद 70-80 करोड़ का लाख का बिजनेस था उसमें। तो बहुत अलग स्थिति उस फाइल की वजह से। मैंने किसी को अगर एक सेट बना के दिया पूरी एमपी में 10-10, 20-20 सेट, मतलब उससे बहुत कुछ चार्जिंग मिली है, क्योंकि एमपी का लोकल का मैटर आ गया था। अमरावती या अकोला को कोई नहीं जानता था। एमपी में किसको पैसा आया तो वो एक अचीवमेंट रहा है। उसके बाद तो फिर लाखों रुपए के जो स्टेटमेंट आने लगे तो उससे तो फिर लोग, कई लीडर पैदा हो गए। एसपी सिंह एमराल्ड हुए थे। इसके बाद रीवा बिजनेस निकल गया, रीवा से इलाहाबाद चला गया, इलाहाबाद से वनाबाद चला गया। आज आप लोगों के सहयोग के माध्यम से भगवत जी पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस है। बस ये है कि चैलेंज आ रहे हैं, समस्याएं पहले भी थी, आज भी हैं। पहले छोटी छोटी थी, अब बड़ी बड़ी है, लेकिन फेस करेंगे। हमने अपने आप को समर्पित कर रखा है। जब तक इस दुनिया में रहेंगे सारी समस्याओं को फेस करेंगे, लेकिन आरसीएम में कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ में थैंक यू जैसा सर। कि जी आपने देखा और सर ने बताया कि जब हम इस सिस्टम में आने के बाद में हम सफल होते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन जब हम अपने द्वारा अपने साथ जो भी लोग हमारे टीम का हिस्सा है, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार होते हैं, जो हमारे उस सफर के साथी होते हैं, उनको जब हम सफलता दिलाते हैं, उनको जब कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है, वो जो फीलिंग होती है, वो सबसे एक अलग होती है। वही चीजें हमें इस बिजनेस में और आगे बड़ा करने के लिए तैयार करती है और ज्यादा लोगों को सफल करने के लिए तैयार करती है। और वो सारी चीजें होती है। आज सर ने अपनी स्टोरी के माध्यम से हमें बहुत सारे मैसेज दिए हैं। सर ने बताया आज के किस तरह से अगर इस बिजनेस में अगर आप आके टिक जाते हैं, इस बिजनेस को छोड़कर नहीं जाते हैं, अगर आप धैर्य रख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिल सकती है जो कि बाकी किसी भी सिस्टम में आपको नहीं मिल सकती। सर ने बताया हार्ड वर्क का यहाँ पे कोई भी तोड़ नहीं है। अगर आप हार्ड वर्किंग है, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं, लोगों के पास में सिस्टम को लेके जा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपके पास इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए भी आएंगे, और वो दिन के दूर नहीं है। आज सर ने बताया कि किस तरह से आपका इस सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए, किस तरह से आपका विश्वास होना चाहिए, और वही विश्वास आपको बड़ा करने के लिए तैयार करता है। वही विश्वास आपका 100% आप इस बिजनेस में कैसे दे सकते हैं उसके लिए तैयार करता है। तो वो सारी चीजें हो सकती है। 100% प्रोडक्ट यूज करने के लिए आपको तैयार करता है। जब आपके अंदर दिल में आरसीएम हो और जब आपके अंदर और बाहर दोनों जगह जब आरसीएम आ जाता है, तो फिर आपको इस सिस्टम में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वो सारी चीजें हर एक डायरेक्ट सेलर के साथ हो सकती है साथियों, बशर्ते हमें इन चीजों को फॉलो करना चाहिए और अपने दिल और दिमाग में उतारने के साथ साथ इसको एक्शन में अगर लेके आ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ जितने भी लोग आज यहाँ पे सुन पा रहे हैं, वो सारे लोग एक नई चार्जिंग के साथ में, एक नए जोश के साथ में इस बिजनेस को नए रूप में देखेंगे और नए तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। और आने वाले टाइम में वाकई में वो अपने उन जो अचीवमेंट्स के लिए जो उन्होंने लक्ष्य बनाए हैं, जो पिन हासिल करने का उन्होंने टारगेट लिया, उसके ऊपर वो सही तरीके से काम करके वहां तक जाने के लिए तैयार हो पाएंगे। तो आज सारे आप जितने भी लोग हैं जो सुन रहे हैं आज, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूंगा नरवरिया सर का, जिन्होंने आज अपना समय दिया और पूरे आरसीएम परिवार को बताया कि किस तरह से संघर्षों को इस मैदान से जब हम आगे निकलते हैं, जहाँ पे सफलता हमारा इंतजार कर रही होती है, जब हम वहां पर पहुंचते हैं, तो उसके बाद हजारों लाखों लोग हमें फॉलो करते हैं, हमारे जैसे बनने के लिए तैयार होते हैं, हमें अपना रोल मॉडल मानकर इस बिजनेस में आते हैं और हमें एज ए एक वो आइडियल मानते हुए काम करना शुरू करते हैं, हमारे जैसे बनने की कोशिश करते हैं। वहां पे जब हम उनका वो सपोर्ट और सहयोग देके वहां तक लाने में मदद करते हैं, तो ये कारवा और आसान हो जाता है, बाकी लोगों के लिए भी प्रेरणादायक हो जाता है। साथ में लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगा साथियों के इस चैनल के बारे में आपको, कि आपके अपने परिवार का चैनल है, इस चैनल को जितने ज्यादा लोगों के साथ में आप सब्सक्राइब करा सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों को आप इस चैनल से कनेक्ट करा सकते हैं, मैं समझता हूँ हर एक इंसान यहाँ से अपने आप को उस बड़े विजन के लिए तैयार कर सकता है। इस आरसीएम को किस तरह से बड़े लेवल तक लेके जा सकता है उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकता है। और हर वो इन्फॉर्मेशन, हर वो जानकारी एक सत्यता के साथ में वो जान सकता है। वो तभी हो सकता है साथियों जब हम इस चैनल को अपनी टीम के हर एक साथी तक पहुंचाते हैं, हर एक साथी के मोबाइल में हम इसको पहुंचा दें, जहां पे वो अपने आरसीएम बिजनेस चैनल को सब्सक्राइब करे, इसके बेल आइकन पे हिट करे, ताकि हर उस इवेंट, हर इस प्रोग्राम का उनको एडवांस में नोटिफिकेशन मिल सके, उन्हें जानकारी मिल सके और उसको अटेंड करके और वो लोगों के बीच में शेयर करके इसका फायदा अपनी टीम के लिए और बाकी लोगों को सफल बनाने के लिए कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हो सकती है साथियों, बस हमें सही एजुकेशन, सही डायरेक्शन के साथ काम करना है।
तो आज एक बार फिर से नरवरे सर का बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद sir. जिन्होंने Thank you, अपना sir. समय दिया। मिलते हैं फिर अगले इवेंट्स में एक Thank और you, नई sir. शख्सियत के Okay. साथ में, एक नई पर्सनैलिटी के साथ में। तब तक के लिए सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। Thank जय you. आर सी। Thank you. Jai Hind.